everyone, our today's class of class 10, chapter 12, Man Natural Resources, and this one is part 2nd of this chapter. In this part, we will discuss about or we will study about conservation of wildlife, conservation of coal and petroleum, and participation of people in conservation of natural resources. Okay, then let's start. Our first topic is conservation of wildlife. We had already discussed about what is natural resources, their types, renewable and non-renewable resources. Okay, and we had already discussed that why there is a need for the conservation of natural resources. Okay, then conservation of wildlife. First of all, the term wildlife. Then what is the meaning of the term wildlife? Then in normal meaning and in broader meaning. Then first of all, in normal meaning, the term wildlife is used for those creatures which live in forest. मतलब अगर हम नॉर्मल मीनिंग में अगर बात करते हैं तो हम जो वाइल्ड लाइफ टर्म है वो किसके लिए यूज करते हैं? उन सभी क्रिएचर्स के लिए जो कि फॉरेस्ट में लाइव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लायन, एलिफेंट्स एंड many other एनिमल्स विच लाइव इन फॉरेस्ट. ओके, बट इन ब्रॉडर मीनिंग में हम क्या कहेंगे? दैट वाइल्ड लाइफ टर्म is used for all living beings and plant species that are found in nature. अगर हम broader meaning में जो वाइल्ड लाइफ टर्म है अगर उसको डिस्कस करें तो जो वाइल्ड लाइफ टर्म है उसका मीनिंग क्या होगा कि जो वाइल्ड लाइफ टर्म है वो किसके लिए यूज की जाती है? उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एंड उन सभी प्लांट स्पीसीज के लिए जो कि फॉरेस्ट में फाउंड होती है. ओके, देन दिस इज क्लियर दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ टर्म. बट नाउ एट अ प्रेजेंट टाइम जो वाइल्ड लाइफ मतलब कि जो भी प्लांट स्पीसीज है, जो भी एनिमल क्रिएचर्स हैं जो कि फॉरेस्ट में फाउंड होते हैं, तो मैनी फिनोमिनन मतलब कई सारे फिनोमिनन की वजह से जो इनकी लाइफ है वो किसमें है? डेंजर में है. और इन्हीं लाइफ के जो डेंजर में होने की वजह से जो ह्यूमन लाइफ है वो भी क्या होती है? इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अफेक्ट होती है. तो इसीलिए जो वाइल्ड लाइफ है उनको उनके जो कंजर्वेशन है वो बहुत ही ज्यादा मतलब जरूरी है, नेसेसरी है. ओके, नाउ जो इंडिया है हमारा, उस इंडिया के ऊपर जो लैंड पार्ट है वो ऑल ओवर वर्ल्ड का कितना है? 2.4%. मतलब कि जितना टोटल जो लैंड पार्ट है वर्ल्ड का, उस कंप्लीट लैंड पार्ट में से जो 2.4% लैंड पार्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे इंडिया में प्रेजेंट है. और उसी लैंड पे टोटल वर्ल्ड की जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है उसका 8.1% प्रेजेंट है. क्लियर? मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि हमारे जो कंप्लीट वर्ल्ड है उस वर्ल्ड में जो लैंड पार्ट प्रेजेंट है उस लैंड पार्ट का जो 2.4% है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे इंडिया में. और उसी लैंड पे टोटल वर्ल्ड की जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है उसका 8.1% पार्ट हमारे इंडिया में प्रेजेंट है. ओके, इन इंडिया टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ, अगर हम स्पीसीज के टोटल नंबर्स की बात करें जो कि हमारे इंडिया में प्रेजेंट है, देन द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ मैमल्स are 500, of birds are 1200, of snakes are 220, lizard 150, tortoise 30, crocodiles and alligators 30, amphibians 142, freshwater fishes 105, and etc. And there are many species are present in our India. Okay, then ये कुछ डेटा है जो that means नंबर ऑफ स्पीसीज है जो कि हमारे इंडिया में प्रेजेंट है. अब आप इन सभी डाटा से ये इमेजिन कर सकते हो कि हमारे इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है. नाउ रीजंस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ. अब जो ये वाइल्ड लाइफ है उनके डिस्ट्रक्शन के पीछे रीजंस क्या है? देन देयर आर लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन विच देयर आर सम mentioned, in which the first one is destruction of natural habitat. जो वाइल्ड लाइफ है उसका जो डिस्ट्रक्शन है उसके अंदर जो रीजंस है उसके पीछे, उसके अंदर जो फर्स्ट है वो क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट. दैट मीन्स जो नेचुरल हैबिटेट है उसके डिस्ट्रक्शन की वजह से भी जो वाइल्ड लाइफ है वो भी क्या हो रही है? डिस्ट्रक्ट हो रही है. अब कैसे?
जैसे कि जो नेचुरल हैबिटेट है वो मतलब कि कई सारे रीजंस, फॉर एग्जांपल नेचुरल जो भी फिनोमिनन है उनकी वजह से भी, फॉर एग्जांपल फ्लड, ड्रॉट एंड एसिड रेन and earthquakes, landslides, volcanoes, and there are many cyclones, tornadoes, and there are many natural phenomena which affect natural habitat. तो इनकी वजह से भी natural habitat affect होते हैं. and जो population है जो largely increase हो रही है, उस तो पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से भी जो नेचुरल हैबिटेट है वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्ट हो रहा है. कैसे? जैसे कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो जो नंबर ऑफ पीपल है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं. तो जैसे जैसे जो नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो रहे हैं तो जो लैंड को जो यूज करने का जो पार्ट है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो उसी के इंक्रीमेंट की वजह से जो नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ के लिए वो भी क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्ट हो रहा है. एसिड रेन की वजह से, जैसे कि जो प्रेजेंट टाइम है, मॉडर्न टाइम है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम है. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम में जो एयर पोल्यूशन है वो भी बहुत ज्यादा हो रहा है. तो एयर पोल्यूशन की वजह से जब रेन होती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, एसिड रेन प्रोड्यूस करती है, जो कि किसको अफेक्ट करती है, नेचुरल हैबिटेट को भी अफेक्ट करती है. ओके, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट. ओके, तो जो नेचुरल हैबिटेट है उनके डिस्ट्रक्शन की वजह से जो वाइल्ड लाइफ है वो भी डिस्ट्रक्ट हो रही है. सेकेंड रीजन इज इलीगल हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ. जो वाइल्ड लाइफ मतलब कि जो फॉरेस्ट पार्ट है वहां पे जो इलीगल हंटिंग होती है वो भी किसको अफेक्ट करती है, वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट करती है. जैसे कि जो वाइल्ड लाइफ मतलब जो वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स होते हैं, जो लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स होते हैं, उनके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि कई सारे और अदर सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करने में यूज होते हैं, उनके मैन्युफैक्चर में यूज होते हैं. तो उन सभी को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो वाइल्ड लाइफ है उनके कई सारे पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो उन्हीं पार्ट्स को गेन करने के लिए जो क्या होती है, हंटिंग होती है. और अगर ये हंटिंग क्या हो रही है, इलीगल हो रही है, इलीगल तरीके से, तो वो इलीगल तरीके से हंटिंग होने को मतलब वो किसको अफेक्ट करेगी, वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट करेगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्रिएचर्स है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे. ओके, देन थर्ड वन इज पॉल्यूशन. और जो पॉल्यूशन है वो भी वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जैसे कि कई सारी ऐसी न्यूज है जो कि आप मतलब कि आपने सुनी होगी न्यूज़पेपर में एंड कई सारे टेलीविजन में. जैसा कि जो अभी केरल में हुआ था कि जो एलिफेंट का एक केस हुआ था, वो भी किसकी वजह से हुआ था, हमारे मतलब कि जो ह्यूमन क्रिएचर है उनकी वजह से ही हुआ था. एंड कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है उसका भी इफेक्ट था. एंड द नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ. जो ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो भी किसको अफेक्ट करते हैं, वाइल्ड लाइफ के डिस्ट्रक्ट मतलब कि जो वाइल्ड लाइफ है उसको अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या होती है, डिस्ट्रक्ट होती है. And the last one is indigenous flora and fauna are being affected by the introduction of foreign varieties or genetically modified organism. अभी जो नाउ प्रेजेंट टाइम क्या हो रहा है कि जो फॉरेन वेराइटीज है, मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर लोकेशंस पे कुछ पर्टिकुलर जो फ्लोरा एंड फोना है वो फाउंड होते हैं. बट जो क्या हो रहा है, जैसे पर्टिकुलर स्पेस जो लोकेशन है वहां की जो स्पीसीज है उनको कहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है, अदर लोकेशन पे. तो इसी ट्रांसफर की वजह से जो वाइल्ड लाइफ है वो भी क्या हो रहा है, मतलब कि वो अफेक्ट हो रहा है. क्योंकि अगर क्या होगा, जो स्पीसीज अगर उस लोकेशन में मतलब कि अगर उस सराउंडिंग के क्या है मतलब कि जैसे अगर उसको अफेक्ट मतलब कि उसके कंपेरेबल जो उसको सर्वाइव नहीं कर रही है तो क्या होगी वहां पे अफेक्ट होगी. तो उसी अफेक्ट की वजह से जो वाइल्ड लाइफ है वो भी क्या होगी, डिस्ट्रक्ट होगी. एंड देन फिफ्थ वन इज इंडिजिनियस फ्लोरा एंड फोना आर बीइंग अफेक्टेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन वेराइटीज और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. जैसा कि जो फिफ्थ रीजन है वो क्या है कि क्या होता है कि जो पर्टिकुलर लोकेशंस हैं वहीं पे कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज जो फ्लोरा एंड फोना की है वो फाउंड होती है. बट अभी नाउअडेज क्या हो रहा है कि जो पर्टिकुलर लोकेशन की जो फ्लोरा एंड फोना है उसको अदर प्लेस पे ट्रांसफर किया जा रहा है. तो इसी ट्रांसफर की वजह से जो वहां के जो पर्टिकुलर जो फ्लोरा एंड फोना है वो क्या हो रहा है, उन फॉरेन वेराइटीज की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं. क्योंकि जो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स को ग्रो करने के लिए, उनके जो बॉडी है उनको मेंटेन रखने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए, तो जो भी वो फैक्टर्स है वो क्या करेंगे, वही फैक्टर्स वो फॉरेन वेराइटीज भी यूज करेंगे. तो उससे क्या होगा, जो वाइल्ड लाइफ है अगर वो फॉरेन वेराइटीज अगर
अदर जगह पे अगर क्या होगी, मतलब ट्रांसफर हो जाएगी अदर लोकेशन पे, तो क्या होगी, जो वहां की जो पर्टिकुलर फ्लोरा एंड फौना जो स्पीसीज है वो क्या होगी, अफेक्ट होगी, जिसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है वो अफेक्ट होगा। ओके, एंड जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उनकी वजह से भी जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या होती है, अफेक्ट होती है। एंड these are some reasons for the destruction of wildlife। ओके, और इन्हीं सभी डिस्ट्रक्शन को स्टॉप करने की बहुत ही ज्यादा नीड है, क्योंकि अगर ये डिस्ट्रक्शंस ऐसे ही, मतलब ये रीजंस अगर ऐसे इंक्रीज होते गए तो जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या होगा, वन डे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, एंड नाउ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। Then in India, wildlife conservation was included under the policy of National Forest Policy from 1952 to 1972। हमारे इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन है वो एक पॉलिसी के तहत इंक्लूड है, और वो पॉलिसी कौन सी है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जो कि कहां से कहां तक है, फ्रॉम 1952 टू 1972। जो भी हमारे इंडिया है उसके अंदर एक्ट है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, वो एक्ट अभी तक भी मतलब कि एप्लीकेबल है, और उसके अंदर अभी तक कई सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। ओके, नाउ एज दी वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन है, मतलब जो वाइल्ड लाइफ है उसके लिए जो अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस के तहत जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेबलाइज की गई थी, एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज नाउन एज IUCN, दैट मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एंड इट इज स्टेबलाइज्ड इन 1948। IUCN collected the list of species which are either extinct or on the verge of extinction and recorded them in a book which is known as Red Data Book। अब जो ये IUCN ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो वर्क है, मतलब ये काम क्या करती है, IUCN का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो क्यों हुआ था, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है वो एक जो इंटरनेशनल लेवल पे एक क्या है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है, मतलब इसको कंजर्व करने की बहुत ही ज्यादा नीड है। ओके, तो इसीलिए उसी के तहत अवेयरनेस के तहत जो IUCN ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्टेबलाइज किया गया था। जो इसका वर्क है वो क्या है कि जो IUCN है वो क्या करती है, जो भी स्पीसीज है उनकी जो है वो लिस्ट कलेक्ट करती है। अब कौन से स्पीसीज की लिस्ट कलेक्ट करती है, वो स्पीसीज या तो जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं, और वो स्पीसीज जो कि एक्सटिंक्शन के वर्ष पे है, मतलब कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। एंड जो इनका जो डेटा है वो किसमें रिकॉर्ड करती है IUCN, एक बुक में रिकॉर्ड करती है विच इज नाउन एज रेड डाटा बुक। ओके, IUCN क्लासिफाइड स्पीसीज इनटू 5 कैटेगरीज। अब जो भी IUCN जिन भी स्पीसीज की जो डेटा है और जो भी उनके लिस्ट है वो जब वो प्रिपेयर करती है, उसके बेसिस पे जो IUCN है उन्होंने क्या किया है कि जो भी स्पीसीज है उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज एक्सटिंक्ट स्पीसीज, सेकंड वन इज एंडेंजर्ड, थर्ड वन इज वल्नरेबल, फोर्थ वन इज रेयर, एंड द फिफ्थ वन इज इनएडिक्वेटली नॉन स्पीसीज। ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज एक्सटिंक्ट species, then the species which have already become extinct and are not alive now। जो extinct species है उस कैटेगरीज में कौन कौन सी स्पीसीज आती है। अब यहाँ पे स्पीसीज का मीनिंग सिर्फ एनिमल्स नहीं है, ओके, क्रिएचर्स, दोज क्रिएचर्स प्लस प्लांट स्पीसीज विच फाउंड इन फॉरेस्ट। ओके, देन एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो स्पीसीज जो कि ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी है एंड प्रेजेंट टाइम में वो अलाइव नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स, क्या अभी डायनासोर्स प्रेजेंट है? देन द आंसर इज नो, बिकॉज जो डायनासोर है वो क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। The second one is endangered species, then the species which are on the verge of extinction। वो स्पीसीज जो किसके वर्ज पे है, एक्सटिंक्शन के वर्ज पे है, मतलब अभी एक्सटिंक्ट हुए नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपर जो भी स्टेप्स है अगर वो नहीं उठाए गए या फिर फॉलो नहीं किए गए, जो भी वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन के जो भी रीजंस है उनको स्टॉप नहीं किया गया, तो फिर जो क्या होगा कि जो ये स्पीसीज है वो भी क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी कुछ ही लिमिटेड टाइम में। ओके, examples of endangered species are rhinoceros, godawan, lion, bagheera, etc. Okay,
Next, third one is vulnerable species. Then those species which likely to become endangered soon. Vulnerable species का मीनिंग क्या होता है? इसके अंदर वो स्पीसीज आती है जो कि बहुत ही जल्द एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आने वाली है। मतलब कि अगर इनको कंजर्व नहीं किया गया तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगी? एंडेंजर्ड की कैटेगरी में। ओके। फोर्थ वन इज रेयर स्पीसीज, those species which are found in some specific locations only and they may become endangered in future. रेयर स्पीसीज हम किनको कहते हैं? जो कि जो स्पेसिफिक लोकेशंस हैं उन्हीं लोकेशंस पे फाउंड होती है एंड ये जो रेयर स्पीसीज है वो भी बहुत जल्द क्या हो जाएगी? फ्यूचर में एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हिमालयन बियर, जायंट पांडा एटसेट्रा। Fifth one is inadequately known species. The species which exist on the earth, but there is not much information available about them. Inadequately known species कौन से species हैं? मतलब कि species हमारे अर्थ के ऊपर present तो है, लेकिन जो उन species के जो related information है, that means कि वो किस तरीके से रहते हैं, उनका कैसा हैबिटेट है और उनके रिलेटेड जो भी अदर इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं है। तो उन सभी स्पीसीज को कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? इनएडिक्वेटली नॉन स्पीसीज। देन दीज आर 5 कैटेगरीज व्हिच आर क्लासिफाइड बाय IUCN ऑर्गेनाइजेशन। ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज इन इंडिया सेफ एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। मतलब हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसे सेफ एरियाज हैं जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनल पार्क, सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी एंड मतलब कि बायोलॉजिकल रिजर्व्स एंड ऑल दीज आर सेफ एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ओके। देन फर्स्ट वन इज नेशनल पार्क, then those areas where wildlife can be conserved within natural environment। मतलब कि नेशनल पार्क कौन से एरिया को हम कहते हैं? कि वो एरिया जो कि जिसमें जिन एरियाज में क्या होता है कि जो वाइल्ड लाइफ है उनको कैसे कंजर्व किया जाता है? नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब कि उनको जो एनवायरनमेंट उन वाइल्ड लाइफ के लिए जो सुटेबल है वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है और उनको प्रोवाइड किया जाता है। ओके। तो नेचुरल एनवायरनमेंट के विदिन ही इन वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है नेचुरल पार्क्स, मतलब इन एरियाज में। इन नेचुरल पार्क्स एनिमल प्रे इज कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड। मतलब कि जो नेशनल पार्क है वहां पे हंटिंग अलाउड नहीं है, रेस्ट्रिक्ट है। एंड एंट्री ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर पर्पस ऑफ प्राइवेट वर्क इज रेस्ट्रिक्टेड। और जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जो एंट्री है किसी भी प्राइवेट वर्क के पर्पस के लिए तो वो भी क्या है? यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट है। मतलब कि नेशनल पार्क्स जो भी एरियाज हैं वहां पे हम ना तो हैंड हंटिंग कर सकते हैं और ना ही कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपने प्राइवेट वर्क के लिए वहां पे एंटर हो सकती है। एंड इन इंडिया 166 नेशनल पार्क्स हैव बीन स्टेबलाइज्ड टिल नाउ। जो नेशनल पार्क्स हैं वो हमारे इंडिया में अभी प्रेजेंट टाइम में टोटल कितने हैं? 166. Okay. Then there are some examples in which Kaziranga National Park, which is located in Assam State, Gir National Park, which is located in Gujarat State, Great Himalayan National Park, which is located in Himachal Pradesh, and Kevladev National Park, which is located in Rajasthan State. Okay. Then these are some national parks which is located in our India, and the total number of national parks is 166. Okay. Then second one is safe area or reserved area for wildlife is sanctuary. In this area, gaming and hunting of wild animal is prohibited. जो sanctuaries होती है वहाँ पे उन एरियाज में क्या होता है कि जो भी गेमिंग है और जो हंटिंग है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की वो क्या होती है? प्रोहिबिट, मतलब कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट होती है। इन द परमिशन ऑफ एंट्री इज गिवन टू एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। बट जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है वहां पे जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एंट्री, मतलब कि उनकी एंट्री के लिए जो परमिशन है वो अलाउड होती है। मतलब कि बट जो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनका जो भी वर्क है, मतलब कि वो कौन से रीजन की वजह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में एंटर हो रही है, तो वो जो भी वर्क है वो क्या होने चाहिए? क्रिएटिव होने चाहिए। एंड वो जो भी वर्क है वो वाइल्ड लाइफ
जो भी वाइल्ड लाइफ है उसको नेगेटिव अफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कि वाइल्ड लाइफ के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के वर्क की वजह से। ओके, तभी इनकी जो एंट्री की जो परमिशन है वो क्या होती है, अलाउड होती है। अ टोटल ऑफ 515 सेंचुरीज आर देयर इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो टोटल कितनी प्रेजेंट है, 515, in which there are some wildlife sanctuaries. For example, Nagarjuna Sagar, which is present in Andhra Pradesh, Hazaribagh Wildlife, which is located in Jharkhand, and Nal Sarovar Wildlife Sanctuary, which is located in Gujarat state. Okay, these are some wildlife sanctuaries. Third one is third reserved area in India for wildlife is biosphere reserve, and these are natural areas which have been declared as silent places for scientific research. जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं ये वो एरियाज होते हैं जिन एरियाज को साइलेंट प्लेस डिक्लेयर किया गया है। साइलेंट प्लेस किसके लिए, फॉर साइंटिफिक रिसर्च। टिल नाउ 669 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन 128 कंट्रीज। प्रेजेंट टाइम में जो टोटल है वो कितनी बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रेजेंट है, 669, एंड जो ये 669 बायोस्फीयर रिजर्व्स है वो टोटल कितनी कंट्रीज में है, 128 कंट्रीज में, एंड आउट ऑफ दीज 18 इन इंडिया। और इसी 669 बायोस्फीयर रिजर्व्स में से जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है वो हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। The first biosphere reserve came into existence in India in 1986 at नीलगिरी। जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि हमारे इंडिया में एग्जिस्ट हुई थी, मतलब कि हमारे इंडिया में जिसका एक्सिस्टेंस आया था वो कब आया था, एक तो 1986 में, कहाँ पे, नीलगिरी। देन सम बायोस्फीयर रिजर्व्स, मानस, काजीरंगा which is located in Assam, नंदा देवी biosphere reserve which is located in Uttar Pradesh, and Thar desert which is located in Rajasthan. Then these are some biosphere reserve which are located in India. Okay, then with this our conservation of wildlife topic is now completed, and other two topics which are conservation of coal and petroleum and the participation of people in conservation of natural resources, एंड इन दोनों टॉपिक्स को हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। देन दिस टॉपिक, आवर पार्ट सेकंड ऑफ दिस चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड। थैंक यू।